फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आप लोगों का होगा। और फ्रेंड्स, ये जो आप लोग क्लास अभी करेंगे ये स्पेशल टीआरई 4 के लिए ही आप लोगों को क्लास करवाया जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि 1 से 2 महीने के अंदर आप लोगों को टीआरई 4 देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल या तो मई के लास्ट में आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट किया है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आज से आप लोगों का डेली 8 बजे से स्टार्ट होगा। 8 बजे या तो 8 बजे बजकर 10 मिनट के अंदर में डेली आप लोगों का क्लास लाइव होगा। और यह क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी तक टीआरई 3 तक प्राइमरी में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी सब्जेक्ट का रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। आप लोग किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या प्राइमरी किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी क्लास का, तो आप लोगों को सभी को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही है। क्योंकि जनरल पेपर 40 नंबर में मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न जरूर रहेगा, और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उनके लिए तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं उसमें से कम 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। तो आज से डेली आप लोगों को एक चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप लोग डेली इसी समय आप हमारे साथ लाइव क्लास करिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप हमारे साथ अगर क्लास करेंगे तो मैं उतना ही आपको कंटेंट दूंगा जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को जो इम्पॉर्टेंट लगेगा आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आज का जो क्लास है ये आधुनिक भारत का इतिहास होगा, जिसका चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल दूसरा सब्जेक्ट हम लोग यानी दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी लगवा दूंगा एनसीईआरटी का ही। उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। इसके बाद डेली आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद साइंस होगा, पॉलिटी होगा, सारे सब्जेक्ट का क्लास मैं इस चैनल पे आप लोगों को करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह कौन थे? तो यह पुर्तगाली थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? डेट याद रखना है आपको, 17 मई 1498 को। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो यह थे जमोरीन, वहाँ के स्थानीय शासक थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह कोचीन में स्थापित की थी। आगे प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो यह नियुक्त हुआ था फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है पुर्तगालियों को दिया जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1556 में हुई थी। कहाँ पर? तो यह गोवा में हुई थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक टीआरई 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में यहीं से प्रश्न को पूछा गया है, और एनसीईआरटी से ही प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। आप लोग इधर उधर अगर कोई क्लास कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं, मैं आपको बस इतना ही गाइड करूंगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़िए। जो बिहार बुक का एससीईआरटी जो सरकारी स्कूल में चलता है एससीईआरटी,
वो भी आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए। यही दो आप लोग को बुक पढ़ना है, इसी दो बुक से आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई दूसरा रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ये भी जो मैं आपको क्लास करवाई फुली एनसीईआरटी का ही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, और इसी से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिला है। मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा, मैं आपको बताते चलूँगा कि तैयारी 3 में यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा था, तैयारी 2 में और 1 में। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर क्लास करिए। डेली आप लोगों का क्लास आज से शुरू रहेगा। बीच में मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं था और कुछ परेशानी भी आ गई थी, जिससे मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रहा था। उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों का क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? इसे हम लोग इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तो यह है फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। प्रश्न है इसमें, विभिन्न देशों के खोजकर्ता, पहला नाम है वास्को डी गामा, इसने क्या खोज किया था? तो यह भारत देश को खोज किया था। आगे कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक, यह ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। तस्मान, तो तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड। बार्थोलोमियो डियाज, इन्होंने कौन सा खोज किया था? केप ऑफ गुड होप को। आगे प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे अल्बुकर्क को माना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न को पूछा जाता है एग्जाम में। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया है? तो नीनो डी कुना को बनाया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है और आप लोगों के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग को एससीईआरटी का नोट्स लेना है 3 क्लास से लेके 10 क्लास तक, तो आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे द्वारा किया गया ये नोट्स पूरा कंप्लीट कराया गया है। अभी तक कम से कम 2000 बच्चों ने इस नोट्स को परचेस किया हुआ है। यह नोट्स आप लोगों का 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक फुल्ली एससीईआरटी बेस्ड आप लोगों को मिलेगा। जो बिहार में बुक चलती एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को मैंने मिला के यह नोट्स को तैयार किया है। अगर आप लोग यह नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क जरूर कर लें, 9709427320। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एससीईआरटी नोट्स मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा। जो खर्च हुआ है उसको कंप्यूटर टाइपिंग कराने में बस आपसे उतना ही लिया जा रहा है। 3 से लेकर 5 तक आपको ईवीएस मिलेगा और 6 से लेकर 10 तक आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ मिल जाएगा। और वह एससीईआरटी पीडीएफ आप लोग प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क जरूर कर लें। मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, 97027 एक मिनट 9702732 नंबर मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट करें। नंबर नोट करें, 9709427320। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दें। 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आप लोगों को एससीईआरटी नोट्स स्पेशल बिहार टीचर के लिए बनाया गया है। बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह नोट्स आप सभी को ज़रूर लेना चाहिए। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग एससीईआरटी नोट्स ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लें। नोट्स का प्राइस आप लोगों को मिनिमम लिया जाएगा 199 में आपको सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो यह हॉलैंड के थे। वर्तमान में यह नीदरलैंड है अभी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो यह हो जाएगा डचों के द्वारा। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो यह डचों ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो यह थे अकबर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो यह थे कैप्टन हॉकिंस, वर्ष 1608 में। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट अवश्य कर लें। पॉइंट में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? यह थे सर जॉन चाइल्ड को। यह प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया था TRE 2 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फार्कोशियर के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, प्रमुख शहरों के संस्थापक। तो कलकत्ता के कौन थे संस्थापक? जॉब चार्नक। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे मद्रास के कौन थे? तो फ्रांसिस डे। नई दिल्ली तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। आगे बम्बई के कौन थे? तो गेराल्ड अनगियर। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह थे बिहार। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। आगे प्रश्न है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो यह पांडिचेरी में बनवाया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न होगा, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो यह थे फ्रांको मार्टिन। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो हो जाएगा फ्रांस को। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। आगे है,
प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुई? तो एक्सला सेपेल की संधि 1748, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें देख लेते हैं कर्नाटक युद्ध, मतलब इसमें दिया गया है कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन से संधि से युद्ध को समाप्त किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 ईस्वी के मध्य में। प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। संधि एक्सला सेपेल की संधि हुआ था 1748 में और परिणाम अर्निनीत हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। 100% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोग को एक बार में ये वीडियो समझ में क्लास अगर नहीं आया, आप लोग इसको 2 से 3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यह क्लास अगर आप लोग अच्छे से कर लिए हैं तो यहाँ से अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसी क्लास से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा TRE 4 में। जो लोग भी BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज से आपका जो क्लास में स्टार्ट किया हूँ ये डेली क्लास चलेगा। इसके बाद आप लोगों का पॉलिटी का क्लास होगा, साइंस का होगा, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का मैं आपको क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक गाइड के तौर पर, एक टीचर के तौर पर एक बात बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम सीमित में तैयारी करिए। अगर कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़िए और ज़्यादा के चक्कर में आप लोग नहीं रहिए। यानी कि मैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते सर मैं क्या पढूं, तो मैं आपको बता दूं आप NCERT की बुक पढ़ें और SCERT बुक पढ़ें। अगर खुद से आप लोग हैं कि हम लोग पढ़ सकते हैं तो इधर उधर की बुक को ना पढ़ें, NCERT बुक पढ़ें और SCERT बुक से संबंधित प्रश्न को पढ़ें। एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अभी तक जितने भी TRE हुए हैं सभी में NCERT और SCERT से ही प्रश्न को पूछा गया है। और मैं आप लोगों के लिए SCERT का शॉर्ट नोट्स मैं लेकर आया हूं, जो कि 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आप लोगों को मिलेगा। यह नोट्स आप लोगों को 3 क्लास का और 5 क्लास का EVS मिलेगा और 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, सभी का सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। शॉर्ट नोट्स है, आप लोग ज़रूर परचेस करें। ये नोट्स आपको मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा। जो हमें कंप्यूटर टाइपिंग करवाने में खर्च लगा था बस आपसे उतना ही लिया जाएगा। और अगर आप लोग यह नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग अगर BPSC का सिलेबस देखे होंगे उसमें SCERT का जिक्र किया गया है और SCERT से ही प्रश्न पूछा जाता है। SCERT और NCERT, मैं जो नोट्स को तैयार किया हूँ उसमें SCERT और NCERT दोनों को मिला के पढ़ाया गया है, नोट्स बनाया गया और उसमें बिहार स्पेशल को भी इंक्लूड किया गया। अगर आप लोग यह नोट्स ले लेंगे तो आपको बिहार स्पेशल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9709427320। फिर से कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए BPSC TRE 4 के लिए, SCERT और NCERT नोट्स। इसमें आपको बिहार स्पेशल भी इंक्लूड मिलेगा। आपको कहीं से भी बिहार स्पेशल पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यह नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो नोट्स है आपको 199 में ये नोट्स आपको दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट का 3 से लेकर 10 क्लास तक आपको यह नोट्स मिलेगा। इसमें मैंने काफ़ी चेंज किया है नोट्स में और काफ़ी कुछ इंक्लूड किया। अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको कहीं से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं आपको डेली क्लास करवाऊँगा ही NCERT का। आप लोग NCERT का नोट्स और NCERT का शॉर्ट नोट्स ले लीजिए और उसको घर पर पढ़िए। और मैं आपको डेली क्लास तो करवाऊँगा ही करवाऊँगा, करंट अफेयर की क्लास में भी मैं आपको करवाता रहूँगा।
आप लोग को नोट्स अवश्य लेना चाहिए। तैयारी 4 का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से लगे रहिए। और शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जितने भी शॉर्ट नोट्स दिए हैं स्टूडेंट को तैयारी 3 तक, सभी का सिलेक्शन नोट्स से काफ़ी प्रश्न 60 से 70% हमारे नोट्स से ही फंसा था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को नोट्स अवश्य लेना चाहिए। और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। वहाँ पर आपको ये जो क्लास अभी मेरे द्वारा कराया गया, इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि कभी भी किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हो क्लास से संबंधित, आपको टेलीग्राम पर भी दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी 4 का तैयारी करिए। तैयारी 4 बहुत जल्द आने वाला है और मैं आपको डेली इसी तरह का क्लास करवाऊँगा। आप लोग टेंशन फ्री होकर बस क्लास करिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम 100% पास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।